निकलना खुल्द का आदम से सुनते आए थे लेकिन निकलना खुल्द का आदम से सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने अमन रिजवी और आज मैं बात करने आई हूँ सत्यपाल मलिक की और धनखड़ जी की। जैसे आप जानते हैं कि भारत में जाटों का बड़ा वर्चस्व रहा है और जाटों को बहुत इन पे मिसालें भी बनाई गई हैं। और जाटों के बारे में ये कहा जाता है कि जब तक जाट ना मर जाए, इसकी तेहरवीं ना हो जाए, इसको यकीन ना करा जाए कि ये मर गया, क्योंकि जाट जो हैं वो मौत को भी डॉच दे देते हैं। जाट जो है उसकी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहती है, मतलब रीढ़ की हड्डी उसके अंदर रहती है। घमंड गुरूर, वो झुकता नहीं, इवन अगर वो फैसला कर ले फिर वो अपना भी नहीं सुनता। लेकिन भारत के इतिहास ने एक ऐसा जाट भी देखा जिसने शायद जाटों को बड़ा रुस्वा करा, वो थे जगदीश धनखड़। मामूली पोस्ट पर नहीं थे जनाब, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और जिस वक्त ये राज्यसभा में रहा करते थे एज ए स्पीकर बन के, तो उस वक्त इनका घमंड, इनका गुरूर देखने लायक होता था। खुदा की कसम, मुग़लों के ज़माने में भी फर्शी सलाम इतने झुक झुक कर नहीं हुआ करते थे जितने झुक झुक कर ये सलाम भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को करा करते थे। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते थे कि ऐसा लगता है कि मानो धनखड़ जी की रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। धनखड़ जी ने वो तमाम काम करे जिससे अपने आकाओं को खुश करा जा सके, बीजेपी को खुश करा जा सके, और उस लिहाज से जो इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि वो वाकई ही इतिहास रचते हैं। इन्हीं के ज़माने में 150 सांसद को इन्होंने पार्लियामेंट से आउट कर दिया था। बहुत ड्रामे हुए थे और इन्होंने हमेशा अपोजिशन को जूते की नोक पे रखा, संविधान को ये चाट कर खा गए। बस इनको लगता था इनकी जो बस एक तरह का जो इनको मिशन मिला हुआ है वो मोदी जी की ग़ुलामी करनी है। और अभी इन्होंने जेएनयू में एक स्पीच दी थी, उसमें कह रहे थे कि 27 तक मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके बाद एक तला आती है कि जगदीश धनखड़ जी ने इस्तीफ़ा दे दिया। जगदीश धनखड़ का इस्तीफ़ा होता है, मोदी जी बड़ा ठंडा सा ट्वीट करते हैं और उनकी मिजाज पुरसी करते हैं कि जगदीश जी बीमार हैं। हालांकि जगदीश धनखड़ बीमार थे, जिस्मानी तौर पर नहीं थे, वो रूहानी तौर पर बीमार थे, वो ज़मीरी तौर पर मुर्दा हो चुके थे। वो एक ऐसे बंदे थे जिनका ज़मीर मर चुका था, ज़मीर से उनका कोई वास्ता नहीं था। हालांकि हमने एक और जाट देखा, सत्यपाल मलिक कश्मीर के राज्यपाल रहे, लेकिन उनकी जो लिस्ट में है कोई भी ऐसा घोटाला नहीं रहा कि वो मोदी जी से या बीजेपी से या आरएसएस से डरते। जब उन्होंने रिज़ाइन करा तो उसके बाद बैक टू बैक उन्होंने पोलें खोली और बताया कि किस तरह सरकार काम करती है, क्योंकि वो मजबूत रीढ़ की हड्डी वाले थे। आपको पता है कि जाटों में एक मिसाल और भी है कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट जो बिल्कुल बेकार है, वो ना जिंदा है ना मुर्दा है। और जगदीश धनखड़ जी ने यही दिखाया। जिस भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए उनकी ग़ुलामी करा करते थे, सुबह शाम उनकी चाटुकारिता करते थे, उसी भारतीय जनता पार्टी ने इनसे इस्तीफ़ा भी लिया और उसके बाद इनको फेयरवेल पार्टी भी नहीं दी, यानी विदाई पार्टी भी नहीं दी। सुनने में ये आ रहा है जिस अपोजिशन को ये लगातार जलील करते थे, लगातार उनकी बाइट को, उनके लफ्ज़ों को काटने की धमकी दिया करते थे, उनको कभी भी उनको लाइमलाइट में आने नहीं देते थे, उनको सवाल नहीं पूछने देते, तो वही अपोजिशन भारत की गरिमा बचाना चाहता है और वो ये कह रहा है कि हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति साहब को फेयरवेल पार्टी देंगे। उन्होंने अरेंज भी कर ली। अब देखते हैं कि धनखड़ साहब कबूल करते हैं नहीं करते हैं। हालांकि हमारा मुल्क, भारत मुल्क जो इतना सक्षम नहीं है, मुझे तो आज तक यही समझ नहीं आया कि यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होते ही क्यों हैं, क्योंकि ना तो राष्ट्रपति का महत्व है यहाँ पर, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो भी वही रूलिंग पार्टी डिसाइड करती है कि कौन बनेगा, और सिर्फ उनका काम होता है कि जी सरकार जो भी उल झलूल बिल लेकर आए, राष्ट्रपति जो है बस उस पर स्टैंप करते चले जाएं। तो जब राष्ट्रपति की ही हमारे यहाँ वैल्यू नहीं है तो उपराष्ट्रपति की तो बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है मुझे तो शायद ये पैसे की बर्बादी है। खैर चलिए, ये वाली बात तो फिर कभी करेंगे। लेकिन जिस तरह जगदीश धनखड़ को आउट करा, बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप वजहें नहीं तलाश कर सकते किसकी कमबख्ती कब आ गए और कौन पूरे तौर पर 100% गुलामी देने के बावजूद भी उसको लात मारकर साइड लाइन कर दिया जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी आपको याद होगा एक वर्मा जी थे, एक जस्टिस थे, यशवंत वर्मा, जो भी था हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, जो भी थे, मुझे इतना मतलब नाम के थोड़ा मैं मैटर में कंफ्यूज हो जाती, जिनके यहाँ 150 करोड़ रुपए जले हुए मिले थे, वो भी 10 दिन बाद इतना उन्होंने मीडिया को मैनेज करा, एजेंसियों को मैनेज करा कि वो 10 दिन तक न्यूज़ दबी रही। 10 दिन बाद ये वाली बात पता चली कि जी हाई कोर्ट के जो वकील साहब
जज साहब हैं उनके घर में 150 करोड़ रुपए जले हुए मिले और उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा, किस तोपों की सलामी ऐसे जज को, बड़ी मासूमियत से कहा मुझे नहीं मालूम मेरे घर में ही पैसे कहाँ से आए। मतलब उनके घर में पैसे जल जाते हैं, जिस वक्त जलते हैं वो तब भी पुलिस को नहीं बता रहे, तब भी एजेंसी को नहीं बता रहे। जब 10 दिन बाद ये वाली बात मीडिया में और लोगों को पता चलती, वीडियो वायरल होती, तो बड़ी मासूमियत से कहते मुझे नहीं मालूम कि ये 150 करोड़ मेरे पास कहाँ से आए। उसके बाद सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि उनको दिल्ली से ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद या दूसरे बात जहाँ भेज दिया जाता है। हालांकि उन पर तमाम एजेंसियाँ जो पूरे भारत को परेशान करके रखते हैं, ईडी, सीडी, सीबीआई, एक हज़ार पे आम पब्लिक को नहीं छोड़ती, 1,000 लोगों का कर्ज माफ़ नहीं करती। कर्ज की वजह से हज़ारों किसान खुदकुशी करके मर रहा है, उन जज साहब पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और शायद ये भी एक वजह निकल कर रही हो सकता है कि धनखड़ जी चाहते थे, क्योंकि ये भी सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं धनखड़ जी चाहते थे कि ये पूरे तौर पर किसी भी तरह इन जज साहब पर कार्रवाई करें, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि ये कार्रवाई करे। शायद ये भी वजह हो सकती है। शायद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपोजिशन के प्रति इनका मोहब्बत जो है वो बढ़ रही थी, लेकिन दिखी तो नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट का जो सत्र था पहले ही हुआ था और धनखड़ जी बिल्कुल सही उस सत्र को देकर आए थे। और उसके बाद वहाँ पर आपने देखा कि नड्डा जी ने एक बहुत ज़बरदस्त वाली बात कही थी, कुछ बोल रहे थे तो उस पर धनखड़ जी कुछ बोले तो नड्डा जी कहते हैं कि पार्लियामेंट में वही स्पीच रिकॉर्ड करी जाएगी जो मैं कहूँगा, जो मैं चाहूँगा। यानी कि नड्डा जी जो राज्यसभा है वो धनखड़ जी से ऊपर, उपराष्ट्रपति से ऊपर होके उनकी खुल्ला बेइज्जती के तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ते चले जाते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि धनखड़ जी की जो है भावनाएं आहत हुई हो या बाद में इनको डांट पड़ी हो, लेकिन ये एक रिकॉर्ड है कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं, उनकी कोई फेयरवेल पार्टी नहीं होती, वजूहात पता नहीं चलती, फ़ौरन उनका इस्तीफा कबूल भी कर लिया जाता है और उनको कोई भी इज्जत कोई देने को तैयार नहीं। तो ये बहुत मज़े की चीज़ें हैं जो जगदीश धनखड़ जी के साथ हुई। तो जगदीश धनखड़ जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर बंदा बीमार होता है ना, दवाई लेके सही हो जाता है, लेकिन अगर उसका ज़मीर बीमार होता है ना, वो सही नहीं होता। और आपका ज़मीर बीमार हो चुका था, आपने भारत के संविधान को कुचलने की कोशिश करी, आपने हिटलर शाह बनने की कोशिश करी, क्योंकि दुनिया देख रही है कि हिटलर का इंजाम क्या हुआ। सब देख रहे हैं कि अगर आप संविधान को ताक में रखेंगे तो जिनकी चाटुकारिता आप करते हैं ना, वो आपको भी मात्र टिश्यू पेपर समझते हैं, और जब आपसे काम निकाल लेते हैं तो टिश्यू पेपर की तरह आपको मसला और डस्टबिन में डाल देते हैं। यही धनखड़ जी, आप देश के इतने बड़े पद पर होने के बाद आपकी इन लोगों ने क्या कमबख्ती करी, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या इन्होंने दुर्गत पीटी, उनके लिए कुछ नहीं करा। और यही है, तो बस वही वजह है कि अपने ज़मीर को ज़िंदा रखना चाहिए और हमेशा हक का साथ देना चाहिए। जिस मुल्क में मुल्क से वफादारी आपको करनी चाहिए, यहाँ के लोगों से वफादारी करनी चाहिए, यहाँ के संविधान से वफादारी करनी चाहिए, ना कि टोटल की टोटल चाटुकारिता आपको सरकार से करनी चाहिए। माना हमने कि आप सरकार के पिट्ठू थे, सरकार ने ही आपको चुना, आपने जिस तरह बंगाल में भी जाके ममता बनर्जी की इंसल्ट करी, आप जिस तरह अपोजिशन को भी जलील करते रहते थे, तो लेकिन सारी आपकी जो कोशिश है, सारी आपकी जितने भी आपने चाटुकारिता के रिकॉर्ड बनाए थे, आलमी रिकॉर्ड बनाए थे, वो सारे के सारे धपड़धुस इसी सरकार ने करा और आपको मिनटों सेकंडों में लात मारकर आपको आपकी गद्दी से उतार दिया। और आज तक जनता ये नहीं समझ पा रही भारत की कि ऐसा हमारे उपराष्ट्रपति को हुआ क्या था, वो कौन सी बीमारी थी जो हमें नज़र नहीं आ रही है।